आज हम यहाँ देखेंगे प्रथम अध्याय है भारत का वैभवपूर्ण अतीत, उसके भाग 6 की हम यहाँ चर्चा करेंगे। भाग 5 है जो हमारे अब तक पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। जिन्होंने इससे पहले के भाग 5 नहीं देखे हैं तो हमारे YouTube चैनल पे जाके वहाँ देख सकते हैं। आज हम यहाँ चर्चा करेंगे फर्स्ट यहाँ पर जो अपन चर्चा कर रहे थे साहित्यिक स्रोतों की, और साहित्यिक स्रोत के दो पार्ट थे, पहला धार्मिक साहित्य, दूसरा धर्मेंद्र साहित्य, जो हमारे पूरे हो चुके हैं। भाग आपके 5 तक आज हम चर्चा करेंगे भाग 6 के अंतर्गत क्षेत्रीय साहित्य। क्षेत्रीय साहित्य जिसको हमने यहाँ पर विभाजित किया है 3 भागों के अंदर। क्षेत्रीय साहित्य जिसको हमने विभाजित किया है कितने भागों में? 3 भागों के अंदर। प्रथम है आपका प्राचीन तमिल साहित्य, दूसरा है आपका तेलुगु ग्रंथ, और तीसरा आता है हमारा राजस्थानी साहित्य। पहला कौन सा साहित्य? तमिल साहित्य, दूसरा तेलुगु साहित्य, और तीसरा आपका राजस्थानी साहित्य। ये किसकी बात कर रहे हैं अपन? रीजनल लिटरेचर की, क्षेत्रीय साहित्य की। क्षेत्रीय साहित्य जिसको हम 3 भागों के अंदर विभाजित करते हैं, पहला है तमिल साहित्य, दूसरा है तेलुगु ग्रंथ, और तीसरा आपका राजस्थानी ग्रंथ या राजस्थानी साहित्य। तो हम चर्चा करेंगे पहले साहित्य की। पहला साहित्य कौन सा? आपका तमिल साहित्य, प्राचीन तमिल साहित्य। प्राचीन तमिल साहित्य को ही संगम साहित्य कहा जाता है। आपसे कोई पूछ ले संगम साहित्य किसे कहते हैं, तो जो प्राचीन तमिल साहित्य है उसे ही संगम साहित्य कहा जाता है। जो तमिल साहित्य है वो भारत का काफी प्राचीनतम साहित्य माना गया है, काफी पुराना ये साहित्य है आपका। जो आपका यानी कि तमिल साहित्य है, इसकी जो प्रणेता है, किसके द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, तो वो आपके अगस्त्य ऋषि के द्वारा की गई है। भारत का काफी प्राचीनतम साहित्य है। तमिल साहित्य के अंतर्गत हमको चोल एवं पल्लव कालीन शासकों की जानकारियां प्राप्त होती है। कि जो आपका कौन सा तमिल साहित्य है, तमिल साहित्य में किसकी जानकारी मिलती है, तो तमिल साहित्य के अंतर्गत हमको चोल एवं पल्लव कालीन शासकों की जानकारियां प्राप्त होती है। तथा साथ ही साथ जो तमिल साहित्य है इसकी शुरुआत कैसे हुई है, कहां से हुई है, तो हमारे भारत एवं श्रीलंका की एक भाषा है द्रविड़ भाषा, उसी द्रविड़ भाषा से ही तमिल साहित्य की उत्पत्ति हुई है। तो हमने देखा पहला तमिल साहित्य को प्राचीन तमिल साहित्य है, उसी को संगम साहित्य कहा जाता है। तमिल साहित्य के प्रणेता है आपके अगस्त्य ऋषि। तमिल साहित्य को भारत का प्राचीनतम साहित्य माना गया है। उसी के साथ साथ जो तमिल साहित्य है उसके अंतर्गत किनकी जानकारी प्राप्त होती है, तो उसके अंतर्गत हमको चोल एवं पल्लवकालीन शासकों की जानकारियां प्राप्त होती है। उसी के साथ में बात करेंगे कि जो तमिल साहित्य है वो कैसे बना है, तो भारत तथा श्रीलंका की एक भाषा है, कौन सी? द्रविड़ भाषा, उसी से आपका तमिल साहित्य बना है। दूसरा भाग है हमारा तेलुगु ग्रंथ। तेलुगु के अंतर्गत एक आपके यानी कि काफी प्रसिद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है आपका कृष्णदेवराय विजयम। तेलुगु ग्रंथ जिसका प्रसिद्ध आपका ग्रंथ है कौन सा? कृष्णदेवराय विजयम। इसके अंतर्गत यानी कि जो कृष्णदेवराय विजयम है, इसके अंतर्गत आपके विजयनगर साम्राज्य का शासक है कृष्णदेवराय, उसकी भी संपूर्ण उपलब्धियों की जानकारी हमें मिलती है। और ये उपलब्धियों की जो जानकारी हमें उपलब्ध करवाता है वो कौन करवाता है? आपका लेखक है इसका दुर्जटी। यानी कि आपके तेलुगु ग्रंथ का जो सबसे प्रमुख ग्रंथ है वो कौन सा है? कृष्णदेवराय विजयम, और जिसका रचयिता कौन है? दुर्जटी। और इसके अंतर्गत हमको विजयनगर साम्राज्य की यानी कि एक तरह से जानकारियां प्राप्त होती है। नेक्स्ट नंबर पे आता है हमारा राजस्थानी साहित्य, राजस्थानी ग्रंथ। राजस्थानी ग्रंथ को भी हम कुछ भागों के अंदर यहाँ पर देखेंगे जो खास हमारे राजस्थानी ग्रंथ है। पहला है आपका पृथ्वीराज रासो। जी हाँ, पृथ्वीराज सिंह चौहान तृतीय, उसके ऊपर लिखा गया यानी कि जो संपूर्ण को जानकारी मिलती है उसकी, वो हमें किससे मिलती है? पृथ्वीराज रासो से। पृथ्वीराज रासो को लिखा गया है चंद्रबरदाई के द्वारा। ये चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो का लेखक ही नहीं, ये यानी कि पृथ्वीराज सिंह चौहान का राजकवि भी था। सेकेंड नंबर पे आता है आपका कानड़देव प्रबंध। कानड़देव के बारे में यानी इसके अंतर्गत संपूर्ण हमको जानकारियां मिलती है, और इसकी जो रचयिता है वो कौन है? आपके पद्मनाभ के द्वारा कानड़देव प्रबंध लिखा गया है। थर्ड नंबर पे आता है आपके राव जयसिरो छंद, जिसके अंतर्गत यानी कि इसकी जो रचना की गई है राव जयसिरो छंद की, वो किसके द्वारा की गई है? आपके बिट्टू सूजा के द्वारा। और ये हमारे यानी कि जो भाषा है कौन सी? डिंगल भाषा। डिंगल भाषा का इसके अंदर इस्तेमाल किया गया है, यानी कि आपके डिंगल भाषा से जो लिखा हुआ ग्रंथ है वो कौन सा? आपका राव जयसिरो छंद। वही आपके भाषाएं होती है यानी इसके रूप में डिंगल और पिंगल, तो उसी प्रकार से राव जयसिरो छंद है बिट्टू सूजा के द्वारा लिखी गई है, कौन से के अंदर? आपके डिंगल के अंदर। वही एक आपका एक और है वंश भास्कर, जिसके रचयिता कौन है? सूर्यमल मिश्रण। और जो ये ग्रंथ है वो लिखा गया आपके कौन सी भाषा के अंदर? पिंगल भाषा के अंदर। नेक्स्ट हम बात करेंगे बाकीदास ठाक, जिसमें बाकीदास आसिया के द्वारा लिखी गई, जिनका जन्म के बीकानेर के अंदर हुआ था। तो इस प्रकार से हमने देखा यहाँ पर आपके भाग 6 के अंतर्गत क्षेत्रीय साहित्य, और क्षेत्रीय साहित्य को यहाँ पर 3 भागों के अंदर विभाजित किया गया है। पहला है प्राचीन तमिल साहित्य, दूसरा है तेलुगु ग्रंथ, और तीसरा है आपका राजस्थानी साहित्य। नेक्स्ट हम यहाँ चर्चा करेंगे साहित्य
स्रोत का चौथा भाग होगा, इसका फोर्थ पार्ट होगा कौन सा आपका विदेशी साहित्य। विदेशी साहित्य जिसके अंतर्गत हम यहाँ पर इसको देखेंगे कि विदेशी साहित्य जिसको 3 भागों के अंदर बांटा गया है। इससे पहले अपन ने पढ़ा था क्षेत्रीय साहित्य भाग 6 के अंदर ही। तो भाग 6 के अंदर जो क्षेत्रीय साहित्य पढ़ा उसको भी अपन ने 3 भागों में विभाजित किया था। एक था हमारा तमिल साहित्य, एक था तेलुगु साहित्य और एक था हमारा राजस्थानी साहित्य। अब हम यहाँ चर्चा करने रहे हैं विदेशी साहित्य की। विदेशी साहित्य जिसको भी 3 भागों के अंदर विभाजित किया गया है। फर्स्ट है आपका यूनानी साहित्य, सेकंड होगा आपका यहाँ पर चीनी विवरण और थर्ड नंबर पे होगा आपका तिब्बती विवरण या तिब्बती साहित्य। तो अब आप ये बोलोगे कि यानी कि इतिहास है, इतिहास हम पढ़ रहे हैं हमारे भारत का, लेकिन भारत के इतिहास की जानकारी को लेकिन विदेशी लोग कैसे देंगे? लेकिन देंगे, क्यों देंगे? क्योंकि हमारे भारत के अंतर्गत जैसे कि यानी कि आज भी आप देखते हैं कि काफी विदेशी लोग हैं जो हमारे भारत में घूमने आते हैं। वो आज नहीं आते, वो यानी कि काफी प्राचीन समय से ही हमारे भारत में यानी कि यात्राओं के लिए आ रहे हैं। आपने यानी कि समय समय पर देखा होगा, कभी कोई घूमने के पर्पज से, तो कभी कोई उद्योग धंधे के पर्पज से, तो कभी विदेशी आक्रमण के रूप के अंदर, तो कभी आपके आक्रमणों के रूप के अंदर। लेकिन हमारे भारत के अंदर विदेशी लोगों का आगमन है वो आज से नहीं काफी प्राचीन समय से रहा है। तो जब वो लोग आए तो उन्होंने यहाँ पर भारत के अंदर प्रवेश किया, भारत की परिस्थितियों को समझा, जाना और उसके बाद में भारत के बारे में यानी कि उन्होंने अपने ग्रंथ के अंदर अपनी खुद की पुस्तकों के अंदर कुछ बातों को यहाँ पर यानी कि एक तरह से लिखा। तो उससे से हमको यानी कि भारतीय इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अब इसके बाद हम स्टार्ट करें विदेशी साहित्य को, जिसका पहला भाग है आपका यूनानी साहित्य। यूनानी साहित्य जिसके अंदर सबसे पहला आपको दिख रहा है यहाँ पर इंडिका, जो एक पुस्तक है यानी कि आपका यूनानी ग्रंथ है। और इस इंडिका नामक जो पुस्तक को लिखा गया है वो किसके द्वारा लिखी गई है? आपके मेगास्थनीज के द्वारा। थोड़ा सा इसके बारे में आपको डिस्कस कर दूं यहाँ पर कि जो ये मेगास्थनीज कौन है, कहाँ से आया था। तो आपने पढ़ी होगी मौर्य डायनेस्टी, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में आपने उसमें पढ़ा होगा। चंद्रगुप्त मौर्य के समय के अंदर ही आपका यूनानी शासक था सेल्यूकस निकेटर। सेल्यूकस निकेटर जिसने यानी कि आपके यहाँ पर आक्रमण किया था, लेकिन उस आक्रमण के अंतर्गत चंद्रगुप्त जो मौर्य था वो विजयी हुआ था और सेल्यूकस निकेटर जो कि पराजित हो गया था। जब सेल्यूकस निकेटर पराजित हुआ तो उसी समय यहाँ पर कुछ शर्तें हुई थी। उस शर्त के अनुसार ही सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना, सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह किससे कर दिया था? चंद्रगुप्त मौर्य से, जो कि हमारे भारत की पहली अंतरराष्ट्रीय मैरिज थी, यानी कि पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह था। जो यानी कि पहला अंतरराष्ट्रीय विवाह होता वो किसके बीच में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य और हेलेना के मध्य। उसी समय ही जो सेल्यूकस निकेटर था उसने अपने एक यानी कि व्यक्ति को यहाँ पर भारत के अंदर राजदूत के रूप के अंदर छोड़ के गया था और उस व्यक्ति का नाम था कौन? आपका मेगास्थनीज। जिस मेगास्थनीज ने भारत में रहकर ही चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य के अंदर उसके दरबार में रहकर ही यहाँ पर जो पुस्तक लिखी, उस पुस्तक का नाम है इंडिका। इस इंडिका से हमको चंद्रगुप्त मौर्य एवं मौर्य साम्राज्य के समय की सभी तत्कालीन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक स्थितियों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट यहाँ पर आपकी यूनानी बुक है भूगोल, ज्योग्राफी। ये ज्योग्राफी जो बुक है वो लिखी गई है आपके टोलमी के द्वारा। टोलमी दूसरी शताब्दी के अंतर्गत हमारे भारत में आया, जो कि एक यूनानी यानी कि आपका साहित्यकार था। इसने यहाँ पर भारत के अंतर्गत यानी कि आपके भूगोल यानी कि एक तरह से यहाँ का जो भी भौगोलिक वातावरण था उस वातावरण से संबंधित जितनी भी पुरानी पुस्तकें थी उन पुस्तकों का अध्ययन करके यानी कि इसने एक अपना ग्रंथ लिखा। लेकिन ये खुद अपने हिसाब से नहीं, जो प्राचीन यानी कि ग्रंथ लिखे हुए थे उन्हीं ग्रंथों का अध्ययन करके फिर से एक नई पुस्तक का निर्माण किया। उसी के साथ साथ नेक्स्ट आपका नेचुरल हिस्ट्री, जो आपकी नेचुरल हिस्ट्री है यानी कि जो किसके द्वारा लिखी गई है? प्लिनी द एल्डर के द्वारा। प्लिनी द एल्डर ये भी आपका एक यूनानी साहित्यकार है जिसने यहाँ पे बुक लिखी है कौन सी? नेचुरल हिस्ट्री। नेचुरल हिस्ट्री के अंतर्गत यानी कि हमारे भारत के अंतर्गत जो भी खनिज, जीव यानी कि जैसे कि आपके पदार्थ थे उन सभी पदार्थों के बारे में इसकी जानकारी यहाँ पर बताई है। नेक्स्ट आपके हिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, जो आपकी यानी कि एरिस्टोबुलस ने भी यहाँ पर यानी कि एक तरह से इतिहास से संबंधित जो ये ग्रंथ लिखा है जिसके अंतर्गत हमारे भारतीय की तत्कालीन समय की सभी स्थितियों के बारे में जानकारी प्रदत्त कराता है। उसी के साथ साथ स्ट्रेबो ने जो पुस्तक लिखी है वो भी लिखी ज्योग्राफी। तो यहाँ पर भूगोल दो हो गई आपके, एक स्ट्रेबो की हो गई और एक आपके किसकी हो गई? टोलमी की। एक और बुक है आपके वेहिकल्स ऑफ द एरिथ्रियन सी। लेकिन इस पुस्तक के बारे में इसका जो इतिहासकार है यानी कि इसका जो लेखक है उसके बारे में हमको जानकारी नहीं मिलती है। यानी कि कहीं पर भी इस बुक का नाम दिया हुआ है लेकिन बुक के अंदर उस ऑथर का नाम नहीं दिया हुआ है कि इस बुक को लिखा किसने है। लेकिन इस बुक से भी हमको हमारे भारतीय इतिहास की काफी जानकारियां मिलती है। इसके अंदर मुख्यतः हमारे भारतीय जो बंदरगाह थे
भारतीय जो पोर्ट थे उन पोर्ट के बारे में यानी कि इसके अंतर्गत आपकी जानकारी दी गई है कि भारत उस समय के अंतर्गत यानी कि जो आयात और निर्यात करता था बंदरगाह के माध्यम से, जो आपके जहाजों के माध्यम से आयात निर्यात करता था, उन सभी बातों की जो जानकारी है वो हमें किसमें मिलती है, इसके अंदर पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। तो ये भी आपके एक यूनानी साहित्य ही था, यूनानी एक ग्रंथ था। तो ऐसे कुल हमने यहाँ पर देखे कि कुछ आपके प्रमुख यूनानी साहित्य थे। उसी के साथ साथ नेक्स्ट डेवलपमेंट इसका जो आपका विदेशी साहित्य है, विदेशी साहित्य का सेकंड पार्ट है वो है आपका चीनी विवरण। यहाँ पर लिखा देखो अपने यूनानी साहित्य और यहाँ पे लिखा विवरण, तो दोनों में यानी कि डिफरेंस क्या है देखना। आपके साहित्य तो वो होता है जो यानी कि एक तरह से आपके पुस्तक लिखी गई हो, एक यानी कि आपके बुक हो या एक ग्रंथ हो, वो तो कहलाएगा आपका साहित्य। लेकिन यहाँ पर विवरण है, तो विवरण का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति के द्वारा दी गई जानकारी, लिखी गई नहीं, क्या है, दी गई जानकारी। तो उसी प्रकार से यहाँ पर अपन देखेंगे चीनी विवरण को, जिसके अंतर्गत 4 प्रमुख चीनी यात्री हमारे भारत में यहाँ पर आए, जिसके अंदर आपका फायान हो गया, फैनसांग हो गया, इत्सिंग हो गया और सुंगयुंग हो गया। 4 अपन यहाँ पर चीनी यात्री बताए। एक आपका कौन हो गया, फायान हो गया, फैनसांग हो गया, इत्सिंग हो गया और सुंगयुंग हो गया। ये 4 आपके चीनी यहाँ पर यात्री भारत में आए। भारत के अंदर इन्होंने भारत की परिस्थितियों का जायजा किया और उसके बाद के अंदर यानी कि भारत के बारे में इन्होंने काफी कुछ यानी कि इन्होंने बताया, जिससे हमको भारतीय इतिहास की जानकारी मिलती है। तो हम देखते हैं थोड़ा इनके बारे में भी कि जो ये चीनी यात्री है वो हमारे भारत के बारे में क्या क्या कहते हैं। तो फर्स्ट नंबर पे आपका फायान। फायान है वो आपका कब आया, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय के अंदर, जब आपका यहाँ पर गुप्त डायनेस्टी थी, गुप्त साम्राज्य चल रहा था, तो उस समय यानी कि आपका शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। उसी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय के अंदर यानी कि आपका जो फायान है वो भारत के अंदर आया 399 ईस्वी के अंदर, जो कि 414 ईस्वी तक हमारे भारत में ही रहा। यानी कि हम कह सकते हैं कि भारत में लगातार ये 14 सालों तक, भारत में लगातार कितने 14 वर्ष तक ये भारत के अंदर ही रहा। और इसने यानी कि जो भारत के अंदर सबसे प्रमुख कार्य किया वो था इसका बौद्ध धर्म का विवरण, कि सबसे ज्यादा जो हमको बौद्ध धर्म के बारे में जो जानकारी मिलती है गुप्त साम्राज्य के समय की, वो बौद्ध धर्म की जानकारी हमको देने वाला एकमात्र ही व्यक्ति है, वो कौन है, आपका फायान। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, फायान कौन था, कहां से आया था, यानी कि एक चीनी यात्री था। जब ये भारत में आया था तो कौन से सन में आया था, 399 में आया था। 399 से लेकर के कब तक रहा, 414 तक रहा, यानी कि कंप्लीट कितने वर्ष रहा, 14 वर्ष रहा। और जब ये आया था तो कौन सा शासक था, तो वो था आपका चंद्रगुप्त द्वितीय। और इसने भारत के अंतर्गत यानी कि जो सबसे ज्यादा विवरण यानी कि हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं वो किसके किए हैं, तो वो किए इसने बौद्ध धर्म से संबंधित। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे फैनसांग के बारे के अंदर। फैनसांग जो यानी कि हमारे भारत के अंदर आया किसके समय में, हर्षवर्धन के समय में। हर्षवर्धन जो कि आपके कौन सी डायनेस्टी का था, पुष्यभूति वंश का, जिसके अंदर आपने यानी कि शुरू से पढ़ते आए हर्षवर्धन के बारे में। इनके भाई भी थे यानी कि आपके राज्यवर्धन, इनके पिता प्रभाकर वर्धन, इनकी जो बहन थी आपके राजश्री, जिन सभी का वर्णन आपने पहले पढ़ा भी होगा। तो उसी के अंदर में देखेंगे कि जो फैनसांग है वो आया हर्षवर्धन के समय में 629 ईस्वी के अंदर। 629 सेंचुरी के अंदर ये हमारे भारत के अंदर प्रवेश करता है और 644 सेंचुरी तक यानी कि हमारे भारत में रहेगा। यानी कि अपन कंप्लीट इसकी बात करें तो 16 ईयर्स तक यानी कि 16 वर्षों तक ये हमारे भारत में रहता है। फैनसांग है जिसको यानी कि आपका एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पे बोर्ड के एग्जाम में, कई बार ये ऑब्जेक्टिव 1 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है कि यात्रियों का राजकुमार किसे कहा जाता है, कि जो आपके यात्री आते हैं उन यात्रियों का राजकुमार किसे कहा गया है, तो यात्रियों का राजकुमार है वो कहा गया आपके फैनसांग को। तो एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है, इसको अच्छे से नोट करना आप। नेक्स्ट अपन देखेंगे यहाँ पर फैनसांग के द्वारा एक पुस्तक भी लिखी गई है। फैनसांग की खुद की एक पुस्तक है जिसका नाम है सीयूकी। फैनसांग जिसकी खुद की एक पुस्तक है और जिसका नाम क्या है आपके सीयूकी। वही अपन यहाँ देखेंगे कि जो आपका फैनसांग है वो भारत की कौन कौन सी परिस्थितियों की यहाँ पे जानकारी प्रदर्शित कराता है हमको। तो आप देखेंगे इसके अंदर फर्स्ट धार्मिक दशा, रीति रिवाज एवं शिक्षा संबंधित यानी कि जो भी सिद्धांत थे उन सभी की जो जानकारी है हमें वो कौन प्राप्त करवाता है, आपका फैनसांग। नेक्स्ट आता है इत्सिंग। इत्सिंग के 672 ईस्वी से 628 ईस्वी तक यानी कि हमारे भारत में रहा। और जब ये भारत में रहा तो इसने अधिकतम जो अपने यानी कि समय व्यतीत किया था वो किया था आपके विक्रमशिला एवं नालंदा विश्वविद्यालय के अंदर, कि हमारे प्राचीन समय के अंदर जो सबसे बड़े विश्वविद्यालय थे जहाँ पे यानी कि 10-10 हजार यानी कि आपके छात्र यानी कि एक तरह से वहाँ पे विद्यार्थी पढ़ा करते थे। तो उसी समय के अंदर उसी विश्वविद्यालय से जो संबंध रहा वो आपके किसका रहा है, इत्सिंग का। उसी समय के अंदर ये भी यानी कि इत्सिंग है नालंदा विश्वविद्यालय में रहा, आपके यानी कि इसके अंदर विक्रमशिला विश्वविद्यालय में रहा। और उस समय की यानी कि जो भी शिक्षा संबंधी यानी कि बातें हैं उनकी जानकारी कौन प्रदत्त कराता है, आपको इत्सिंग कराता है। लास्ट अपन बात करेंगे यहाँ पर सुंगयुन की। 520 ईस्वी के लगभग ये हमारे भारत के अंदर आता है। भारत की जो
पश्चिमी सीमाओं के जो भी यानी कि देश थे, भारत के जो पश्चिमी सीमा के अंतर्गत यानी कि जो भी देश विद्यमान थे उन देशों की समस्त जानकारी है वो कौन प्रदत्त कराता है आपका यहाँ पर जो है लास्ट के अंदर आपका सुंग युंग। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो यानी कि हम क्षेत्रीय साहित्य पढ़ रहे थे, क्षेत्रीय साहित्य का जो पहला भाग था वो अपन ने यहाँ पे पढ़ा यूनानी साहित्य, और सेकंड भाग था वो था आपका चीनी साहित्य। चीनी साहित्य को अपन ने यहाँ पर 4 भागों में विभाजित किया। पहला जो भाग है आपका वो अपन ने देखा कि इसके अंदर 4 लोग हैं आपके मुख्य थे। पहला हो गया आपका फारियार, सेकंड हो गया हेरिंगसांग, थर्ड हो गया नित्सिंग और फोर्थ नंबर पे हो गया सुंग युंग। इसी के बाद में जो आपका विदेशी साहित्य है उसका थर्ड पार्ट, उसकी तरफ अपन चलते हैं, जिसमें अपन देखेंगे कौन सा साहित्य आपका तिब्बती साहित्य, तिब्बत आपका लिटरेचर है। यहाँ पर तिब्बती साहित्य के अंदर एक प्रमुख साहित्यकार हुए हमारे यहाँ पर जिनका नाम है तारानाथ। सिर्फ आपको यहाँ पर सिर्फ आपको एक ही राइटर के बारे में पढ़ना है, एक ही आपको साहित्यकार के बारे में पढ़ना है जिसका नाम क्या है तारानाथ। और तारानाथ के द्वारा यानी कि 2 ग्रंथ लिखे गए हैं जिसके अंदर नाम आप यहाँ देखोगे, एक का नाम है कमयूर और एक का नाम है तंगयूर। जो आपका तिब्बती साहित्य है, तिब्बती साहित्य के अंदर 2 ग्रंथ लिखे गए हैं, एक का नाम है कमयूर और एक का नाम है आपके तंगयूर। उसी के साथ साथ कुछ यहाँ पर हमारे अरबी लेखक भी है। अरबी लेखक के अंदर आप देखोगे फर्स्ट नंबर पे आपका मसूदी। ये पुस्तकें आपको इसलिए यहाँ मैं बता रहा हूँ क्योंकि इनसे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं, एक नंबर के जो आपके 10 क्वेश्चन आते हैं उन क्वेश्चनों के अंदर ये पूछा जाता है। और यहीं पे नहीं, आप अलग भी कोई भी कंपटीशन एग्जाम देंगे तो उस कंपटीशन एग्जाम के अंदर जो भी आपके जीके के क्वेश्चन आते हैं, जीके के क्वेश्चन आपके यहीं से उठ के आते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं वो आपको अच्छी तरह से यहाँ देखनी है। तो आपने देखा यहाँ पे जो अरबी लेखक है वो कौन हो गया, मसूदी, और मसूदी की जो पुस्तक है वो है मिडास ऑफ गोल्ड। नेक्स्ट आपका अल्बेरुनी, और अल्बेरुनी यानी कि अपन देखेंगे इसके अंदर जिसकी पुस्तक है तारीख-ए-हिंद, और उसी का एक और नाम है तारीख-उल-हिंद। तो इस प्रकार से जो आपका भाग 6 था, भाग 6 का दूसरा अपन ने यानी कि भाग 6 में पहले पढ़ा अपन ने पार्ट 3 जिसका नाम था क्षेत्रीय साहित्य, भाग 6 के अंदर ही नेक्स्ट पढ़ा अपन